हॉस्पिटल में पेशेंट्स को दिया जाता है डीसी शॉक, जो कि इस मशीन से दिया जाता है जिसका नाम होता है डीफिब या फिर डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर का इंडिकेशन होता है, इससे डीसी शॉक तब दिया जाता है जब पेशेंट को हमें इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करना होता है। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन का मतलब आप समझ लीजिए, अगर पेशेंट के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि कुछ नॉर्मल ऐसी दिखती है, इससे अगर एबनॉर्मल हो जाती है तो इसको वापस नॉर्मल लाने के प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्डियोवर्जन। अगर इसके लिए दवाई का इस्तेमाल किया गया यानी कि इंजेक्शन लगाया गया तो उसको फार्माकोलॉजिक कार्डियोवर्जन बोला जाता है, और अगर डीसी शॉक दिया गया तो उसको इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन बोला जाता है। हर एबनॉर्मल रिदम के लिए ये नहीं किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन किया जाता है अनस्टेबल एरिथमियास के लिए। अच्छा, अभी अनस्टेबल एरिथमियास होते कौन से हैं, तो ये आपको इसके एग्जांपल्स बता देता हूं। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, और पीएसवीटी, ये तीन होते हैं जो वेंट्रिकल के ऊपर से आते हैं। और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये दोनों होते हैं जो वेंट्रिकल से आते हैं। तो ये तीन और ये दो। अब ये जो वेंट्रिकल से आते हैं ये दोनों होते ही अनस्टेबल हैं, यानी कि इसमें पल्स नहीं होती, ये पल्सलेस होते हैं। बीपी 0 हो जाता है, पेशेंट की कॉन्शियस लेवल खत्म हो जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन ये जो वेंट्रिकुलर फ्लटर, फिब्रिलेशन और पीएसवीटी है, इसमें जरूरी नहीं है कि पेशेंट बेहोश हो जाए या उसका बीपी कम हो या उसकी सांस फूले और सैचुरेशन कम हो। लेकिन अगर ये बहुत लंबे चल गए और ये एक डेंजरस रूप यानी कि अनस्टेबल रूप ले लें, जिसमें पेशेंट का अनस्टेबल जो एरिथमियाज है, इसका मतलब होता है, अनस्टेबल का मतलब होता है अनस्टेबल वाइटल्स, मतलब पेशेंट के बीपी में आप देखेंगे कम हो जाएगा, बीपी सैचुरेशन कम हो जाएगा, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। तो अगर ये तीनों एरिथमियाज अनस्टेबल रूप ले लें और ये इसमें बीपी कम हो जाए या रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सैचुरेशन कम हो जाए, पेशेंट बेहोश हो जाए, तब ऐसे सिचुएशन में दिया जाता है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन यानी कि डीसी शॉक। अब ये तो हो गए इंडिकेशंस। इंडिकेशंस का मतलब कि कब लगाया जाता है डीसी शॉक। अच्छा, अब इसमें आप दो टर्म पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सिंक्रोनाइज्ड और दूसरा आप पढ़ेंगे अनसिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड और अनसिंक्रोनाइज्ड में आप फर्क समझ लीजिए। ये हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन का, कुछ ऐसा दिखेगा, ये सॉटूथ अपीयरेंस के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन कुछ ऐसा दिखेगा, और पीएसवीटी तो बहुत जल्दी आता है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। आप इसमें ध्यान दीजिए कि हर कॉम्प्लेक्स के ऊपर आर वेव तो प्रेजेंट है ही, तो अगर हमने सिंक्रोनाइज करा डीसी शॉक देने के लिए, सिंक्रोनाइज करा इस डीसी शॉक को आर वेव के साथ, मतलब डीसी शॉक तब देना है जब ये आर वेव आए, तुरंत डीसी शॉक दे दो। तो ये मैनुअली करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हार्ट रेट हो सकता है 150 बीट्स पर मिनट पे चल रहा हो। तो इसको करा जाता है मशीन की हेल्प से। तो मशीन में बेसिकली ये मॉनिटर लगा होता है पहले से। ये जो मॉनिटर होता है ये, इसमें ईसीजी आता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट के चेस्ट से। इसमें ईसीजी का रिदम आता है और यहाँ पे एक बटन होता है जिसमें सिंक ऑन कर देते हैं, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन ऑन कर देते हैं। बस एक बटन दबाने का काम होता है और फिर बचा हुआ सारा काम अब मशीन का होता है, यानी कि ये सिंक्रोनाइज या एसिंक्रोनाइज्ड, ये बेसिकली एक मशीन का फीचर है। तो अगर हम शॉक देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आर वेव के साथ, या इस आर वेव नहीं किसी भी एक आर वेव के साथ, तो हम पेशेंट को डीफिब से कनेक्ट कर देंगे, उसके मॉनिटर पे रिदम आएगी, इसका सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये कहाँ पे मुझे डीसी शॉक देना है, और आर वेव के साथ ही ये डीसी शॉक दे देगा। आर वेव के साथ डीसी शॉक देने का पर्पस ये होता है कि अगर पी वेव के साथ या फिर आर वेव के, दो आर वेव के बीच में कहीं पे डीसी शॉक चला गया तो पेशेंट वीक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जा सकता है, यानी कि पेशेंट एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन या पीएसवीटी के लिए इलाज कराने आया, हमने डीसी शॉक दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया हमने वीएफ में,
तो वो और डेंजरस हो जाता है। इसलिए करा जाता है सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन, और सिंक्रोनाइज ये करा जाता है यानी कि जुगलबंदी इस डीसी शॉक की करी जाती है आरवेव के साथ। अनसिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है कि इतना तेज हार्ट रेट चल रहा है किसी पेशेंट का, जैसे वीटी या वीएफ में होता है, कि डीसी शॉक कहां देना है हमें नहीं समझ आ रहा, और मशीन भी ये कैच नहीं कर सकती। तो जब हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं तो अनसिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक चला जाता है, जो कि होता है वीटी या फिर वीएफ के पेशेंट्स में। वीटी और वीएफ के पेशेंट्स में अनसिंक्रोनाइज्ड, और बाकी सारे जो एट्रियल यानी कि एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और पीएसवीटी, इन तीनों में सिंक्रोनाइज टाइप का कार्डियोवर्जन करा जाता है। ऐसे ही दो और टाइप आप पढ़ेंगे, मोनोफिजिक और बाइफिजिक। मोनोफिजिक बाइफिजिक मशीन के टाइप होते हैं। अब ऊपर से देखने में हर डिफिब्रिलेटर सेम लगता है, लेकिन अगर आपने पेशेंट के ऊपर पैडल्स लगा दिए, पैडल्स का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड जैसे मेटल के पार्ट होते हैं जो पेशेंट के ऊपर हम लगाते हैं, तो इनको लगाने का एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है जो इसके बाद आपको मैं बताऊंगा। ये इलेक्ट्रिकल पैडल्स लगा दिए, और इलेक्ट्रिकल पैडल्स में जो करंट का फ्लो है वो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव एक ही डायरेक्शन में है तो इसको बोला जाता है मोनोफेजिक, और अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव भी है और नेगेटिव टू पॉजिटिव भी है तो इसको बोला जाता है बाइफेजिक, यानी कि ये बाई डायरेक्शनल है। तो मोनोफेजिक और बाइफेजिक में करंट के फ्लो में डिफरेंस होता है। इसके अलावा जब ये डीसी शॉक दिया जाता है तो मोनोफिजिक में 360 जूल का दिया जाता है और बाइफिजिक में 120 से 200 जूल्स का दिया जाता है, मतलब कंपैरेटिवली कम दिया जाता है बाइफिजिक में। इसका जो सक्सेस रेट है ये 60% के आसपास है, और बाइफिजिक का सक्सेस रेट 90% के आसपास है। तो ऑब्वियसली आपको अब देख के ही पता चल रहा है कि बाइफिजिक बेटर है। लॉजिकल सी बात है, अगर कम करंट जा रहा है यानी कि कम ट्रॉमेटिक है पेशेंट के लिए और ज्यादा सक्सेस रेट है, तो इसलिए हम बाइफिजिक प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब इसके जो पैडल्स की पोजीशन होती है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड जैसे बने हैं इनकी ये पोजीशन होता है। एक लगाया जाता है यहां पे कुछ इस एरिया में, दूसरा कुछ इस एरिया में। ये जो ऊपर लगाया जाता है ये स्टर्नम के जस्ट साइड में लगाया जाता है, और ये थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाया जाता है। और ये जो दूसरा वाला है ये लगाया जाता है मिड एक्सिलरी लाइन में, और ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाया जाता है। ये स्टर्नम का पैडल होता है, ये चेस्ट का पैडल या फिर मिड एक्सिलरी लाइन में लगा दिया जाता है। इन पैडल्स की साइज की भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो बड़े एडल्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा बड़ा होता है और चिल्ड्रन में इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। तो डायमीटर होता है एडल्ट्स में 10 to 12 सेंटीमीटर का, और बच्चों का होता है 8 से 10 सेंटीमीटर का डायमीटर, जो ये पैडल्स पेशेंट के ऊपर लगाए। 12 to 13 ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, 10 से 13 तक का पैडल का साइज होता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए डीसी शॉक देने के पहले। पहली चीज़ तो हमेशा ऑक्सीजन को टर्न ऑफ करिए। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक फायर हैजार्ड होता है, ऑक्सीजन फायर हैजार्ड होता है, और इतना हाई वोल्ट का, हाई जूल का इलेक्ट्रिकल करंट जाता है तो इसमें फायर के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज, हमेशा स्किन के ऊपर पैडल को लगाने के पहले यानी कि इलेक्ट्रोड्स को लगाने के पहले जेल अप्लाई करना चाहिए। ये जो जेल होता है ये इसको कंडक्टिव जेल या इलेक्ट्रोड जेल भी बोल देते हैं। ये ईसीजी का जो जेली होता है बिल्कुल सेम चीज होती है। कभी कभार कंपनी वाले अलग अलग डब्बों में डाल के थोड़ा महंगा बेच देते हैं कि डीफिब का जेल महंगा, ईसीजी का सस्ता, लेकिन अंदर दोनों के अंदर सेम सामान होता है। इसको इलेक्ट्रोड जेल या फिर आप कंडक्टिव जेल भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, ये जो जेली लग जाती है इससे पेशेंट के चेस्ट पे बर्न नहीं होता। इतना हाई जूल का अगर करंट आप देंगे पेशेंट को तो उसको बर्न होने के चांसेस होते हैं स्किन पे, तो वो स्किन बर्न अवॉइड हो जाता है, इससे बच जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है जब डीसी शॉक दे रहे हैं तो कोई बेड ना छुए। नो वन शुड टच बेड व्हेन डीसी शॉक इज बीइंग गिवन। ये तीन चीजें हैं जो आपको एज अ स्टाफ नर्स या एज अ मेडिको हमेशा पता होनी चाहिए। अब आजकल ये जो एरिथमियाज हैं ये इतने
प्रिवेंटेबल एरिथमियाज हैं, कि मतलब इसमें डेथ प्रिवेंट करना इतना आसान है कि एक डीसी शॉक दिया और आपने पेशेंट को मरने से बचा लिया। अगर डीसी शॉक नहीं जाता है तो ये रिदम कहीं पे भी डेवलप हो जाती है और पेशेंट मर जाता है। तो इसीलिए आजकल यूज करे जाते हैं एईडी डिवाइसेस, जो कि हॉस्पिटल्स के बाहर होते हैं। मोस्टली हॉस्पिटल्स में एईडी नहीं होते, हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिफिब्रिलेटर होता है। इनका मतलब होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब ये जो एईडी डिवाइस हैं, ये आपको मेट्रो स्टेशन पे, होटल्स में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे हर जगह देखने को मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि कोई मेडिको ही यूज करे, वैसे आइडियली एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को या एक नर्स को इसको यूज करना चाहिए, जो कि उस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है। हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, एयरपोर्ट की तरफ से या फिर मेट्रो स्टेशन की तरफ से, अगर वहां पे कोई मेडिकल रूम है और उसमें ईएमटी प्रेजेंट है। लेकिन अगर नहीं भी है तो एईडी डिवाइस यूज करना बहुत सिंपल होता है। इसमें एक सिंपल बॉक्स होता है जिसको आप खोलते हैं, उसके अंदर पूरा वॉइस कमांड आता रहता है आपको। वो पहले बोलेगा चेस्ट को क्लियर कर दीजिए, सारा कपड़ा हटा दीजिए, सारे शर्ट वर्ट जो भी है वो हटा दीजिए। फिर उसके अंदर पैडल्स निकलते हैं दो, ये पैडल चेस्ट पे लगा दिए जाते हैं। मैं एक बार डायग्राम में दोबारा बना देता हूँ। एक स्टर्नम के पास पैडल लगा दिया जाता है और एक फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन में। अगर कोई भी शॉकेबल रिदम है, शॉकेबल रिदम का मतलब होता है यही वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या इसके अलावा वेंट्रिकुलर फ्लटर फिब्रिलेशन या फिर पीएसवीटी, अगर कोई भी शॉकेबल रिदम है तो वो डिटेक्ट कर लेगा और डीसी शॉक दे देगा। एईडी का खास बात यह है कि डीसी शॉक देने के लिए उसको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये खुद डिटेक्ट करके खुद डीसी शॉक देने की अंदर सॉफ्टवेयर इसकी काबिलियत रखती है। इसके यूज से इमीडिएटली अगर कोई पेशेंट मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट में जाके कोलैप्स कर जाए और आपने ईडी लगा दिया, तो अगर ये कार्डियक रीजन से हुआ है, यानी कि अगर ये डिसएरिथमिया की वजह से हुआ है पेशेंट कोलैप्स, तो ये डिटेक्ट करके उसको तुरंत ठीक कर देगा। अगर डिसएरिथमिया यानी कि अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब नहीं मिली तो ये डीसी शॉक नहीं देता। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये डीसी शॉक दे देगा, ये डीसी शॉक हो सकता है ना दे अगर इसको अंदर की ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल मिलती है तो।